This conference will now be recorded. हाँ जी, लिमिटिंग फैक्टर में कोई इशू नहीं है। चलें फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर से आगे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो डिसीजन मेकिंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेक और बाय। पहले हमने लिमिटिंग फैक्टर में देखा कि हम कंट्रीब्यूशन फाइंड करते थे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से जो जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता था हम उसको पहले ज़्यादा बना लेते थे, बाकी जितना बन सकता था बना लेते थे। ठीक है। मेक और बाय में ऐसा करना है कि जितना हम खुद बना सकते हैं, यानी जितना हम होम प्रोडक्शन कर सकते हैं या होम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं उतना हम बना लेंगे, बाकी डिमांड को पूरा करने के लिए हम बाय कर लेंगे। जो एडिशनल हमारी कैपेसिटी से बाहर होगा वो हम आउटसोर्स कर लेंगे या हम उसको बाहर से मंगवा लेंगे। ठीक होगी बात। लिमिटिंग फैक्टर के अंदर हम करते थे कि हम कॉस्ट फाइंड कंट्रीब्यूशन फाइंड करते थे, बाहर से नहीं मंगवाते थे, जितना बना सकते थे उस हिसाब से हम बना लेते थे, बाकी हम छोड़ देते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जितना हम अपनी गिवन रिसोर्सेज से गिवन लिमिटेड कैपेसिटी में रह के जितनी हम प्रोडक्शन कर सकेंगे वो हम कर लिया करेंगे, बाकी की जो अमाउंट है वो बाहर से आउटसोर्स कर लिया करेंगे या बाहर से खरीद लेंगे। इसके लिए बिल्कुल वही चीजें हैं कि सबसे पहले अगर हम इसके स्टेप लिखेंगे तो बिल्कुल वही पहला स्टेप है कि आपने ये देखना है कि आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है कौन सी। सबसे पहले फिर आपने आइडेंटिफाई करना है अपना लिमिटेड फैक्टर। आइडेंटिफाई क्या करना है? जो चीज आपके पास अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके होगी बात। फिर उसके बाद आपने फाइंड करना है दूसरे स्टेप में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो। और ये मोस्टली गिवन होती है, मोस्टली गिवन इन द क्वेश्चन। नहीं गिवन होगी तो फाइंड कर लेंगे, वरना गिवन होगी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हम फाइंड करेंगे एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट। ये किस पर्पस के लिए होगी? आउटसोर्स के लिए। एडिशनल मतलब सिंपल कि आपको बाहर से जो कॉस्ट पड़ रही है वो, और अगर हम खुद बनाएं उसका जो डिफरेंस होगा वो एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट होगी। चौथे नंबर पे फिर हमने फाइंड करना है, यहां से काम शुरू होता है। ये तो आपको मोस्टली सवाल के अंदर चीजें गिवन होती है, यहां से काम शुरू होना होता है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर आपने देखनी है। एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। यहां पर ही लोग गलती करते हैं। फिर उसके बाद जब आपके पास एडिशनल कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगी तो फिर आप रैंक करोगे। नेक्स्ट में पांचवें नंबर पर और छठे नंबर पर दोनों में आपने क्या करना है? रैंक। ओके की बात। पहले रैंक आप कर लेना कि इफ परचेज फ्रॉम आउटसाइड,
और फिर रैंक कर लेना ऑन प्रोडक्शन या होम प्रोडक्शन। क्या करना है, दोबारा पहले आइडेंटिफाई करना लिमिटिंग फैक्टर, फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट, फिर जो एडिशनल कॉस्ट आएगी उसको लिमिटिंग फैक्टर पे डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा एडिशनल कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। फिर उसको देख के हमने रैंक बना लेना। पहले हमेशा आउटसोर्स का रैंक बनाना है, फिर उसके बाद ऑन प्रोडक्शन का, एंड 7 1 में मेक और बाय, मतलब बनाना कितना है और खरीदना कितना है, बनाना कितना है और खरीदना कितना है। ठीक है जनाब, तो ये आपने स्टेप दिमाग में रख के मेक और बाय का क्वेश्चन करना है। याद रखें इसमें निशानी ये होती है कि मोस्टली सेलिंग प्राइस नहीं गिवन होती, कंट्रीब्यूशन हम फाइंड नहीं करते होते, इसमें कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करते होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर इन केस कोई कंट्रीब्यूशन का सिनेरियो बनता है तो ये ज़रूरी नहीं होता, डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने देखना है कि किस लाए अमल से आप लोग अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, तो उसी तरीके से कर लिया करें। ठीक है, तो एक दो सवाल करते हैं छोटे छोटे से और बेसिक टाइप, और फिर इसी तरह से फिर हमने कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल की तरफ भी चलना है। तो ये एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर, एग्जांपल नंबर 9, चाहो तो आप अपनी बुक से निकाल लो या फिर मेरे साथ ही पढ़ लो। जी, एग्जांपल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जनाब रिजवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी is engaged in the production of 3 products. Due to increase in demand product, the RMC is facing difficulties in producing all units. कहता है वो सारे यूनिट्स नहीं बना सकती। The maximum machine hours available is 50,000 hours. Maximum machine hours, इसका मतलब है हमारा limiting factor machine hour. The relevant data is as follow. Table given है जनाब, maximum demand है 3 प्रोडक्ट है, 6000 है प्रोडक्ट जे की डिमांड, 8000 है प्रोडक्ट एस की डिमांड, और 10,000 है प्रोडक्ट ए की डिमांड। मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट पर कितने घंटे लगते हैं, जे को बनाने के लिए 4, एस को बनाने के लिए 3 और ए को बनाने के लिए 2। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ होती नहीं है, वेरिएबल ही हुआ करेगी हमेशा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसने बता दी, और फिर वो कहता है कि कॉस्ट टू परचेज पर यूनिट फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर, कहता खुद बनाते हो ना तो वेरिएबल कॉस्ट आती है, और अगर बाहर से खरीदते हो तो उसने कॉस्ट बता दी। हमने ये डिसाइड करना है कि खुद कौन से और कितने यूनिट बनाने हैं और बाहर से कितने खरीदने। पहला स्टेप तो गिवन है, मशीन आवर्स ही लिमिटिंग फैक्टर है, मशीन आवर ही लिमिटिंग फैक्टर। ओके होगी बात। दूसरा स्टेप है, हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, एक है जे, एक है एस और एक है ए। पहला स्टेप उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है लिमिटिंग फैक्टर, वो गिवन है। दूसरा स्टेप है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है 60, 100 और 120। 60, 100 और 120। कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर, अगर हम आउटसाइड से खरीदते हैं तो हमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ती है, ये भी गिवन है 90, 120,
90, 120 और 140। डन की बात। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में वो कहता है कि भाईजान आपने फाइंड करना है एक्स्ट्रा कॉस्ट इन केस ऑफ आउटसोर्स, एडिशनल या एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ परचेज फ्रॉम आउटसाइड। इफ परचेज फ्रॉम आउटसाइड, तो इसका डिफरेंस लेते जाएं, 30, 20, 20। ये तीसरा स्टेप है और ये 90% गिवन होते हैं। ना गिवन होगी तो मटेरियल लेबर ओवरहेड के नाम से गिवन होगी, तो प्लस करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख देंगे। फिर उसके बाद जो वो फाइंड करवाना चाहता है ना कि लिमिटिंग कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर बताएं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिटिंग फैक्टर है कौन सा, मशीन आवर्स। लिमिटिंग फैक्टर, हाँ जी जनाब, यहां से मेन इंपॉर्टेंट स्टेरियो स्टार्ट होता है। हाँ जी, तो मुझे बताएं, यहां पर हमने ये देखना है कि एक यूनिट पर कितने घंटे लगते हैं, क्योंकि जो ऊपर गिवन है ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अब पर आवर आ जाएगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर आवर। पहले थी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट, अब आ गई एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर। हाँ जी जनाब, करते जाए डिवाइड और बताते जाएं। 30 डिवाइड बाय 4 ये तो हो जाएगा 7.5, 20 डिवाइड बाय 3 6.67, 20 डिवाइड बाय 2 10। गॉट इट। उसके बाद हमने रैंक करना है। अच्छा, ये वेरिएबल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट हमें पड़ रही है, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं जब रैंकिंग करूंगा तो सबसे बड़ी कॉस्ट की पहले रैंकिंग करूंगा या सबसे कम कॉस्ट की पहले रैंकिंग करूंगा? जी, सबसे बड़ी कॉस्ट की पहले रैंकिंग करूंगा या सबसे कम कॉस्ट की पहले रैंकिंग करूंगा? तो पहले तो रैंकिंग करूंगा किसके लिए, फॉर आउटसोर्स। हाँ जी, ये दो तरह से रैंकिंग होती है, एक कॉस्ट सेविंग को देखा जाता है और एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को देखा जाता है। तो जनाब जो सबसे कम एडिशनल कॉस्ट इस पे पड़ेगी उसका रैंक 1, फिर 2, फिर 3, और रैंक फॉर ऑन प्रोडक्शन हमेशा याद रखें इसका बिल्कुल इसके रिवर्स होगा, क्योंकि जो वहां पर एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है ना, और अगर हम खुद बनाएंगे तो वो कॉस्ट सेविंग होगी, तो जिसमें ज्यादा कॉस्ट सेविंग होगी उसकी पहला रैंक होगा। बात समझ लगी इस बात की कि जब हम बाहर से चीज खरीदते हैं तो हमने देखा कि एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट जिसमें हमें कम पड़ रही है हमने उसका रैंक 1 दे दिया,
फिर उससे ज्यादा की 2 को और सबसे ज्यादा 3। अगर हम ऑन प्रोडक्शन देखते हैं तो हम इसी कॉस्ट को सोचते हैं कॉस्ट सेविंग। तो जो सबसे ज्यादा सेविंग होगी उसको 1, दूसरी बार 2, फिर 3। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक है कि इन दोनों के हमेशा उल्टे रैंक बनते हैं। ठीक होगी बात। चले जनाब, रैंकिंग हमारी हो गई। अब हम करते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के खुद के कई फॉर्मेट्स होते हैं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है सर से, आपने उसी को ही फॉलो करना है। मैं आपको उसके आंसर्स निकलवाना सिखा देता हूं। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले हमारे पास मशीन आवर्स हैं कितने? टोटल 50,000 आवर्स। तो आपने अब मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग को देखना, याद रखें हमने पहले अपनी प्रोडक्शन, अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज करनी है। अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज करने के बाद हमने बाहर से खरीदने की तरफ जाना है। तो इसलिए सबसे पहले रैंक जो बना है वो प्रोडक्ट ए का है, फिर जो बना है वो जे का है, और एंड पे एस का है। डन होगी बात। तो हम भी पहले, हमारे पास टोटल आवर्स थे, टोटल अवेलेबल आवर्स, वो हमारे पास थे जनाब 50,000। कहता है इसमें से पहले ना ए बना लो। पहले क्या बना लो? ए के 10,000 यूनिट्स हैं और हर यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं। 10,000 यूनिट हैं और हर यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं। तो ए को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे 20,000 घंटे यूटिलाइज हो जाएंगे। यहां पर आप लिख भी सकते हो यूनिट प्रोड्यूस, और यहां पर लिख लो यूनिट बाय। तो ये 10,000 के 10,000 यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे। ए प्रोडक्ट का कोई भी यूनिट हमने बाय नहीं करना। क्लियर होगी बात। उसके बाद रैंक आ रहा है जे का। और रिमेनिंग हमारे पास जो नंबर ऑफ आवर्स बचते हैं वो है 30,000। अब जे के लिए जो हमें एनुअल डिमांड है, ये आपको सवाल के अंदर गिवन है। ए के लिए 10,000 यूनिट और जे के लिए 6,000 यूनिट। और 6,000 यूनिट के लिए भी हर यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे चाहिए। जे के 6,000 यूनिट की डिमांड है और हर के लिए कितने चाहिए? 4 घंटे। 24,000 घंटे रिक्वायर्ड है और यूनिट पूरे 6,000 बन जाएंगे जे के भी। अब हमारे पास सिर्फ 6 घंटे रह गए, 6,000 आवर्स। अब हमारे पास सिर्फ 6,000 आवर्स चाहिए और हमने यूनिट कितने बनाने हैं? हमने यूनिट चाहिए 8,000। तीसरा रैंक। लो जनाब, 8,000 तो नहीं बन सकते 6,000 में से। आप सिंपल, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं क्या करेंगे। जितने नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड है उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये पता चल जाएगा कि 6,000 यूनिट, सॉरी 6,000 घंटों में कितने यूनिट बन जाएंगे? 3 है, सॉरी 3। एस का 3 है। तो अगर हम 3 को डिवाइड करें तो ये 2,000 घंटे बनते हैं। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 6,000। मतलब हम इस 6,000 में से 2,000 यूनिट एस के बना सकते हैं। हालांकि एस रिक्वायर्ड कितने हैं? 8,000। एस रिक्वायर्ड कितने हैं? 8,000। इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 अपनी प्रोडक्शन से बन जाएगा
और 6000 बाहर से खरीद लेंगे। क्लियर होगी बात? अब वो हमसे फर्दर कॉस्ट पर यूनिट भी पूछ सकता है या टोटल कॉस्ट भी पूछ सकता है। तो वो सिंपल हमने क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को अगर खुद मल्ट करते हैं तो पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वरना बाहर वाली कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर ये है कि ये सारे हम खुद बनाएंगे तो 10,000, और हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ रही है इस पे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 120। ये देखें एंड पे 6000 भी हमने खुद बनाने हैं तो 6000 पे कॉस्ट पड़ेगी 60 रुपए जे की। लेकिन ये कॉस्ट 2000 हम खुद बनाएंगे, वो हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी 3 रुपए, सॉरी 100 रुपीज। और 6000 हम बाहर से खरीदेंगे और बाहर से खरीदने की कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी 120। तो ये इस तरह से अगर आप चाहते हो कि हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है तो ऐसे फाइंड हो जाएगी। यानी जो खुद प्रोडक्शन कर रहे हो वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, जो आउटसोर्स कर रहे हो वो आउटसोर्स से होगा। हाँ जी, इस सवाल तक कोई इश्यू है तो बताएं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया ये। अगर कोई बात आपको नहीं समझ लगी तो पूछ लें। डन? चलें जी, फिर एक छोटा सा सवाल है, इसका क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी जनाब, ये करोगे ट्राई? बताएं जनाब। बल्कि ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बल्कि ये आपने खुद ट्राई करना है। मैं इससे अगला सवाल करवा देता हूं आपको। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे है। हाँ जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 11। जी, वो कहते हैं कि कंपनी है जो कि 4 प्रोडक्ट बनाती है और उसके पास जो मशीन की कैपेसिटी है वो 3500 आवर्स है। मशीन की कैपेसिटी कितनी है 3500 आवर्स। कहते हैं इट इज एबल टू obtain any of these product is unlimited quantities from a subcontractor। कहता है अगर कोई लिमिटेड उसको लगती है ना कि क्वांटिटी लिमिटेशन आ जाती है तो वो बाहर से मंगवा लेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तो वो कहता है कि एनुअल सेल्स जो डिमांड है वो ये है, डब्ल्यू की 4000, एक्स की 6000, वाई की 3 और जेड की 5। सेल्स प्राइस पर यूनिट 15, 20, 18। सेल प्राइस, वैसे सेल प्राइस पर यूनिट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से हम नहीं करते, यहाँ पर कॉस्ट से करते हैं, बट इन केस कंट्रीब्यूशन से भी किया जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल परचेज, बाहर से अगर खरीदेंगे आउटसोर्सिंग करेंगे तो कॉस्ट बता दी, और मशीन आवर्स पर यूनिट उसने बता दिया कि एक यूनिट पर मशीन आवर्स कितने लगते हैं। क्लियर होगी बात? तो टेबल बनाए जरा, जल्दी से टेबल बनाएं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, बल्कि आपके पास तो आजकल टाइम है ही नहीं, क्योंकि पेपर आप लोगों के करीब से करीब आते जा रहे हैं। हाँ जी जनाब, बिल्कुल वैसे ही पहला स्टेप लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना उसने बता दिया कि मशीन आवर है। दूसरा स्टेप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। तो टेबल में पहला स्टेप है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है
5767 5767 फिर क्या करते हैं बोला, पर यूनिट कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर, पर यूनिट कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर, वो ये गिवन है 8, 11.8, 10.5 और 11, 8, 11.8, 10.5 और 11। उससे अगला स्टेप ये है कि इसमें से हमने क्या फाइंड करना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पड़ रही है, W पे 3 रुपए, X पे 4.8, Y पे 4.5 और Z पे 7.4। ये 10.7 है, ये 10.5 है, 10.5 सॉरी, ये 10.5। डन। अगला स्टेप क्या है, उससे अगला स्टेप लिख लिया करो पहले, मशीन आवर्स जो लिमिटिंग फैक्टर है, लास्ट में गिवन है जनाब 0.25, 0.5, 0.3 और 0.40। डन। तो क्या लिख देंगे, 0.25 लिखवाते जाओ, 0.5, 0.3 है, 0.3 और 0.4। अब लिखेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मशीन आवर्स, ये ही मेन इंपॉर्टेंट है। तो 3 को 0.25 3 को 0.25 पे डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दें 4.8, ये बता दे कोई। 9.60, 9.60, ये तो सीधा सीधा 50 आ जाएगा और ये 10। डन। अब रैंकिंग करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से रैंकिंग करनी है, एक्स्ट्रा का रैंक करना है। इफ फ्रॉम सप्लायर, अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जो सबसे कम पड़ेगी हम उसको रैंक 1 देंगे, फिर उसके बाद जो पड़ेगी उसको, जी जी सर ये रैंकिंग में पिछले सवाल में भी समझ नहीं थी आई थी, इसमें थोड़ा सा समझा दीजिएगा। आपने पिछले सवाल में सवाल नहीं पूछा, इस पर आपको फाइन पड़ता है। पिछले सवाल में नहीं समझ लगी थी तो आपने पूछना था। चलो अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम रैंक करते हैं। पिछला जो हमने लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा था ना, उसमें हम कंट्रीब्यूशन को देखकर रैंक करते थे, जो इससे पहले लेक्चर हुआ। जब कंट्रीब्यूशन को देखा जाता है ना, तो जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा उसको हम रैंक 1 देते थे, जिसका उससे कम फिर ऐसे रैंक करते थे। अब हम बेस बना रहे हैं कॉस्ट को, किसको बना रहे हैं, कॉस्ट को। तो जिस पे सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी वो हमारा पहले रैंक पे आएगा, कि पहले उसको कर रहे हैं जिस पे हमें सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी। बात समझ लगी। तो अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो ये एडिशनल कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो सबसे कम कॉस्ट हमें एक्स पे पड़ रही है, फिर उसके बाद जी पे कम कॉस्ट है, फिर डब्ल्यू पे, फिर वाई पे। तो इसी तरह जब हम रैंक बनाएंगे ना, इफ प्रोड्यूस, हिंट ये है कि बिल्कुल उल्टी रैंकिंग करनी है। मतलब जो इसमें सबसे बड़ा रैंक है उसको 1, फिर उससे छोटा 2, फिर 3, फिर 4। यानी जो सप्लायर की रैंक है ये बिल्कुल उल्टी कर दे। लेकिन इसकी वजह क्या है, जब हम परचेज करते हैं ना तो वो तो होगी कॉस्ट इनकर्ड। अगर हम खुद बनाएंगे
तो इसे बोलेंगे कॉस्ट सेविंग। क्या बोलेंगे? कॉस्ट सेविंग। तो कॉस्ट सेविंग कैसे होगी? जिसमें 15 रुपए कॉस्ट सेविंग है उसका रैंक 1, फिर जिसपे 12 रुपए का कॉस्ट सेविंग है उसका रैंक 2, फिर जिसपे सॉरी हाँ सही है, उसके बाद 10 पे रैंक 3 और 9.6 पे रैंक 4। तो सप्लायर की रैंकिंग देखनी है कॉस्ट इनकर्ड सोच के कि एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें पड़ेगी, तो वो जो सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी उसका रैंक 1। और जब हम मैन्युफैक्चरर का देखेंगे तो फिर सोचते होते हैं कि कॉस्ट सेव होगी। गॉट इट? और वैसे भी इसके उल्टा करते एक ही बात होती है। रैंक बन गए समझो सवाल हो गए। तो आपने यहां से शुरू करना है, इसको छोड़ देना है सवाल, इसको आपने यूनिट बनाने, क्योंकि तो जनाब आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या बनाओगे? वाई को, जितने वाई के बन सकते हैं बना लेना, फिर आ जाना दूसरे नंबर रैंक के। इसी तरह जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे हम रैंक बनाते जाएंगे। लो जनाब, क्या था हमारे पास? टोटल अवेलेबल आवर्स कितने हैं? टोटल अवेलेबल आवर्स सवाल के अंदर शुरू में बताया था, ये वाली नोट 3500। अब पहले हम y को बना लेते हैं। y के यूनिट हैं 3000 और हर यूनिट पे टाइम लगता है 0.3। ये आवर्स है। इसका मतलब है y को बनाने के लिए टोटल 900 आवर्स दरकार होंगे, जिससे ये आ जाता है यूनिट प्रोड्यूस और यहां पर आ जाएगा यूनिट बाय। ठीक है, तो इसका मतलब है ये यूनिट 3000 बन जाएंगे। बाय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 3500 आवर्स है, जिसमें इसके लिए 900 घंटे चाहिए थे। डन। रिमेनिंग कितने बच गए? 3500 में से 900 माइनस कर दें, रिमेनिंग कितने बच गए? 2600। 2600। फिर उसके बाद आ जाए डब्ल्यू पे। डब्ल्यू की डिमांड कितनी है जनाब? इसकी थी 3000 वाई की, और डब्ल्यू की कितनी आ गई? 4000। और हर यूनिट को बनाने के लिए चाहिए मेरे भाई 0.25। ये एंड पे गिवन है 0.2। कितने घंटे इस्तेमाल हो जाएंगे? 4000 मल्टीप्लाई 0.25, 1000। 1000 आवर्स इस्तेमाल हो जाएंगे। और यूनिट इसमें से पूरे 4000 इसके यूनिट बन जाएंगे। क्लियर होगी बात? टोटल कितने घंटे बच गए हमारे पास? 1600। अब आ जाते हैं, अगला रैंक आ रहा है जनाब, अगला रैंक तीसरा था इसका, जी का। अब देखते हैं क्या जी सारा बन सकता है। जी के लिए ऐसे छोटी सी एक वर्किंग करते हैं। हमारे पास जो डिमांड है जी की वो 5000 है, और 5000 को बनाने के लिए 0.4 नंबर ऑफ आवर्स चाहिए। तो वैसे यहां पर हम देख लेते हैं 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, जी कितनी अमाउंट आ रही है? 2000। 2000। हमें 2000 आवर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1600 पड़े हुए हैं। तो हम देख लेते हैं कि 1600 से कितने यूनिट बन सकते हैं। 1600 नंबर ऑफ आवर से कितने यूनिट बन सकते हैं? तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 0.4। चेक करो जरा, इस 1600 से कितने यूनिट बन सकते हैं? 4000।
4000 गुड हो गया 4000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 ये 1600 घंटे हमारे खत्म हो गए लेकिन यूनिट कितने बने सिर्फ 4000 तो बाकी जो 1000 है वो हमें बाय करना पड़ेगा मतलब जितने रिमेनिंग नंबर ऑफ आवर्स बच जाएंगे उससे जितने यूनिट बना सकते हैं खुद बना लेंगे बाकी के बाय कर लेंगे देखिए 5000 चाहिए था 4000 इससे बन सकता है बाकी 1000 बाहर से बनवा लेंगे और जो प्रोडक्ट नेक्स्ट है लास्ट प्रोडक्ट कौन सी बच गई चौथे नंबर वाली एक्स तो एक्स सारे का सारा बना बाहर से खरीदना पड़ेगा जितने भी यूनिट्स हैं तो एक्स के हैं कितने यूनिट डिमांड में 6000 लो जनाब ये आपने खुद बाय प्रोड्यूस करने हैं और ये आपने बाहर से खरीदने हैं अगर आपको कॉस्ट कहता है कि कॉस्ट पर यूनिट बताएं तो क्या करेंगे 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल कॉस्ट से 3000 को वेरिएबल कॉस्ट से तो वाई की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6 रुपए और 4000 मल्टीप्लाइड बाय ये भी हमने खुद बनाना है इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डब्ल्यू की 5 फिर आ जाते हैं जी पे तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय जी की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 7 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 11 क्योंकि बाहर से खरीदेंगे तो ये 11 रुपए का पड़ेगा एंड लास्ट वन सारा खरीदना ही बाहर से है तो सारी कॉस्ट भी बाहर की आएगी और एक्स की बाहर की कॉस्ट है 11.8 लो जनाब इस सब को प्लस कर लेंगे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई हाँ जी जनाब मेक और बाय कुछ क्लियर हुआ अनस भाई बात बताएं फाइन से डरना नहीं है बताएं बात समझ नहीं लगी तो मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ सर जी लग गई समझ चलें कोई और शख्स जिसको ना समझ लगी हो तो जनाब आपका अपना फिर होमवर्क चेक करें जरा एक तो क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा फिर 11 इसी तरह से ये 12 कर लेना ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लेना इसमें कोई इशू आएगा तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हमने ना मेन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल पे जाना है इसलिए मैं ये थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा दे रहा हूँ 14 ही 15 तक तो अप टू 15 क्वेश्चंस तक आपने कर लेने हैं और ध्यान से देखनी है चीजें फिर उससे आगे इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा पहले ये कर लेना तो कल फिर जो नया कॉन्सेप्ट होगा या इसमें अगर कोई मसला होगा तो ये डिस्कस करेंगे